यस मैम। तो वेलकम टू ऑल, है ना। मेरा नेम नहीं पता होगा आप लोगों को? यस मैम, पता है। पता है इन सबको? मैम पता है। अच्छा, आप लोगों ने मेरी वीडियोस वगैरह देखी है क्या? ये नो वैसे ही पता है। नो मैम। अच्छा, जिनको पता है अच्छी बात है, जिनको नहीं पता वो भी अच्छी बात है। मैं बता देती हूँ, माय नेम इज खुशबू। ठीक है, तो चलो हम स्टार्ट करते हैं विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम। स्टूडेंट जो है वो ज्वाइन कर लें। आई थिंक कुछ स्टूडेंट्स तनिष्का की क्लास से हैं, हो सकता है। चलो ठीक है, ओके। तो बच्चे हमारा जो बेसिकली टॉपिक रहने वाला है केमिकल एंड आयनिक इक्विलिब्रियम रहने वाला है। आप ये क्वेश्चंस देख पा रहे हो बच्चों? ये क्वेश्चंस देख पा रहे हो? ये जो मैम। क्वेश्चंस हैं, हाँ जी हाँ जी बोलो। मैम पुराने नोट्स कहाँ पे मिलेंगे? आपका नेम क्या है बेटा? मेरे को आपका नेम विजिबल नहीं है। हाँ मैम छवि चौधरी। ओके, छवि चौधरी। बेटा आप एक काम करना, मेरे नंबर पे मुझे टेक्स्ट कर देना, मैं आपको बता दूंगी कहाँ से मिलेंगे, ठीक है? मैम आपका नंबर भी नहीं है मैम, आज पहली क्लास है ना। आई नो, मैं क्लास के बाद दे दूंगी, है ना। अभी ओके थोड़ा मैम। सा इस पे फोकस करते हैं। आई नो बहुत सारे बच्चों को इश्यू होगा, आप मुझसे डायरेक्ट कांटेक्ट कर सकते हो थ्रू मैसेज, ठीक है। चलो, तो बच्चों मैं सबसे पहले आप लोगों को केमिकल इक्विलिब्रियम के बारे में बता रही हूँ कि इसमें इंपॉर्टेंट टॉपिक कौन कौन से हैं, आपको कौन कौन से टॉपिक पे फोकस करना है, ठीक है। फिर हम क्या करेंगे, ये आपको क्वेश्चन दिख रहे हैं सबको? ये सारे आपके एम्स नीट के क्वेश्चन है और बहुत अच्छे अच्छे लेवल के क्वेश्चन है और बहुत कई इजी क्वेश्चन भी है, ठीक है। सो दैट आपका कॉन्फिडेंस बूस्टअप हो कि मुश्किल के साथ साथ इजी क्वेश्चन भी एग्जाम में पूछा जाता है। तो बच्चे केमिकल इक्विलिब्रियम में कुछ कुछ चीजें हैं, एक छोटा सा चैप्टर है, कुछ कुछ चीजें हैं जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है। पहला आप सबने पढ़ा होगा केपी और केसी का रिलेशन। हाँ जी, याद आ रहा है थोड़ा थोड़ा? यस मैम। और केसी का रिलेशन आप लोगों को पता होना चाहिए। अगर आप लोगों को ये चीजें देखते ही याद आ रही है तो प्लीज आप थम्स अप दीजिए मुझे। केपी आपका क्या था? क्या था केपी? इक्विलिब्रियम कांस्टेंट था। यस मैम। है फॉर प्रेशर, और ये किसके लिए था? इक्विलिब्रियम कांस्टेंट जब हम कंसंट्रेशन यूज करते हैं। आर इज योर गैस कांस्टेंट। अब आर की वैल्यू क्या होती है? डिपेंड करता है कि क्या दिया हुआ है, ठीक है। अगर प्रेशर में दिया हुआ है, अभी तक कितने क्वेश्चन हो गए, कितने चैप्टर हो चुके हैं? भूमि प्लीज आप मुझसे पूछ लेना मैसेज करके, मैं आपको बता दूंगी। थोड़ा सा क्लास के एंड तक रहो। अभी कल आप लोगों का टेस्ट है, अगर आप संडे का टेस्ट दे रहे हैं तो टेस्ट केमिकल और आयनिक इक्विलिब्रियम चैप्टर का है और रिडॉक्स का भी एक दो क्वेश्चन उसमें है। तो मैं मेजरली ये वाला पोर्शन पकड़ रही हूँ सो दैट आपका रिवाइज हो सके। टी इज योर टेम्परेचर। डेल्टा एन जी क्या होता था? डेल्टा एन क्या होता था? शाबाश, बहुत बढ़िया। डेल्टा एनजी लिख दो या डेल्टा एन लिख दो, मैं यहाँ पे डेल्टा एनजी लिख देती हूँ। तो ये क्या होता था? एनपी माइनस एनआर। लेकिन ध्यान रखना गैसियस प्रोडक्ट के लिए ही था, ठीक है। एक ये फेमस क्वेश्चन आता है इस वाले फॉर्मूले से। आपको केपी लिखना आना चाहिए बच्चों प्रेशर के टर्म्स में, ठीक है। अगर पूछ रहा है तो आपको केसी लिखना आना चाहिए, राइट। और आपको कौन सा टॉपिक आना चाहिए? और इसके अलावा ली चैटलियर प्रिंसिपल याद आ रहा है सबको? ली चैटलियर प्रिंसिपल क्या कहता है ना? कोई बताएगा मुझे क्या कहता है ली चैटलियर प्रिंसिपल? हाँ जी, एक स्टूडेंट ने हैंड रेज किया, आप बताएंगे ली चैटलियर प्रिंसिपल कौन बताएगा? मैम क्या? ली चैटलियर प्रिंसिपल सुना है क्या तुम लोगों ने? नहीं सुना? अच्छा ओके, हाँ बताओ। कोई बता रहे हैं या नहीं बता रहा है? तनिष्का आप बताएंगी? मैम जब इक्विलिब्रियम डिस्टर्ब होते हैं तो उसके हमने कुछ कंडीशंस पढ़ी थी कि कौन कौन सी कंडीशन में इक्विलिब्रियम कहाँ पे शिफ्ट होता है। हाँ, जहां पे जिस डायरेक्ट मतलब बेसिकली अगर आप प्रेशर टेम्परेचर या कंसंट्रेशन का चेंज कर देते हो तो इक्विलिब्रियम डिस्टर्ब हो जाता है, ठीक है। तो आपने कंसंट्रेशन रिएक्टेंट की साइड की बढ़ाई है या प्रोडक्ट की साइड की इंक्रीज की है, उसके अकॉर्डिंग क्या करता है इक्विलिब्रियम अपने आप को एडजस्ट करता है। यही चीज हमने पढ़ी थी, ठीक है। चलिए, तो मेन टॉपिक आपके यही है केपी केसी का रिलेशन। केपी लिखना आना चाहिए, केसी लिखना आना चाहिए, ली चैटलियर प्रिंसिपल आना चाहिए, है ना। डिग्री ऑफ डिसोसिएशन के बारे में आपको आइडिया होना चाहिए, इसके क्वेश्चन बहुत फेमस है। आप लोगों को मेरी स्क्रीन एंड मैं विजिबल हूँ ना? सबको मेरी आवाज वगैरह सब सही आ रही है ना? यस मैम। हाँ, तो डिग्री ऑफ डिसोसिएशन के बारे में आप लोगों को सब कुछ पता होना चाहिए, ठीक है। कि डिग्री ऑफ डिसोसिएशन 1 मोल के लिए डिफाइन होता है। ये तो बात होगी
ब्रीफ करके कि ये वाली चीजें इंपॉर्टेंट है, सिर्फ 4 चीजें इंपॉर्टेंट है पूरे केमिकल इक्विलिब्रियम के चैप्टर में, ठीक है। अच्छा, इससे क्वेश्चन बहुत अच्छे अच्छे बनते हैं। अब क्वेश्चन कैसे बनते हैं मैं आपको दिखाती हूँ, एंड क्वेश्चन के थ्रू हम वो पूरा सा क्या करेंगे, रिवाइज कर लेंगे कि इसके पीछे क्या फॉर्मूला है। तो आर यू रेडी बच्चों? ठीक है, अपनी नोटबुक निकाल के बैठो सारे के सारे, ताकि आप लोग भी थोड़ा एक्टिवली सोच पाओ कि इस क्वेश्चन में वो क्या पूछना चाह रहा है। डोंट वरी, जितना मेरे से हो पाएगा मैं 1 घंटे में उतना कराऊंगी, बाकी क्वेश्चंस आप लोगों को होमवर्क में दे दूंगी, ठीक है, क्योंकि हमारे पास 1 ही घंटा है बच्चों, ठीक है। चलिए आइए, तो फर्स्ट क्वेश्चन कैसा है, मतलब क्या पूछ रहा है, केपी बाय केसी फॉर द फॉलोइंग रिएक्शन विल बी। आपको केपी बाय केसी का रेशियो बताना है एंड आपको इक्वेशन ये दे रखी है, राइट। सबसे अच्छा तरीका होता है बच्चों ये रिवीजन का, ठीक है, कि क्वेश्चन के थ्रू हम पूरा चैप्टर रिवाइज कर लें, ठीक है। तो अब खुद बताओ यहाँ पे कौन सा फॉर्मूला लगने वाला है, केपी बाय केसी का आपको रेशियो पूछा है बच्चों। हाँ जी, अंकिता गुप्ता। मैम केबी इक्वल्स टू केसी आर टी की पावर डेल्टा एन जी। समझ में आया सबको? कौन सा फॉर्मूला बोला Yes, अंकिता ने? केपी इज इक्वल टू केसी आर टी की पावर डेल्टा एन, ठीक है जी। चलो अब यहाँ पे केपी बाय केसी का रेशियो निकालना है, यानी कि मुझे किसकी वैल्यू चाहिए बच्चों, आरटी की पावर डेल्टा एन। आरटी एज इट इज का एज इट इज है, तो डेल्टा एन क्या होगा, इस इक्वेशन से आओ, कितना होगा 2 माइनस, मैं कलर चेंज कर लेती हूँ, 2 माइनस 1 प्लस 1/2, बोलो। यस मैम। 2 माइनस 3/2, यानी कि क्या हो जाएगा बताओ, -1, सॉरी 1/2 होगा। ओके, 2 प्लस 1/2 कितना हो गया, 1/2। तो क्या होगा इसका आंसर? मैम -1/2 ही होगा। ओके सॉरी, मैंने एक मिनट गड़बड़ कर दी क्या, -1/2 आएगा, ठीक है। तो क्या होगा, आरटी की पावर -1/2, यस मैम। ठीक है। तो इसको नीचे लेके जाओगे तो क्या हो जाएगा, 1/√RT। क्या सभी का थर्ड ऑप्शन आ रहा है? कैलकुलेशन Yes, एक ma'am. नहीं करनी, यस मैम। ठीक है जी, बोलो हो जाएगा ये क्वेश्चन, ठीक है। अब मैम, अब देखो मैंने आपको ये फॉर्मूला सिखा दिया है, इसके बेसिस पे जो क्वेश्चन आएगा आप इजीली कर लोगे, ठीक है। एक क्वेश्चन क्या बनता है, मान लो अगर आपसे पूछा जाए, आपको 4 ऑप्शन दे दिए जाए और अगर आपसे पूछे बताओ इनमें से केपी केसी के बराबर कब होगा, तो आपको क्या चेक करना पड़ेगा कि डेल्टा एनजी 0 कब होगा, क्योंकि अगर किसी इक्वेशन में बच्चों डेल्टा एनजी 0 है तो उस केस में हमारा केपी किसके बराबर हो जाएगा, केसी के। और अगर आप नीट के पीवाईक्यूज देखोगे, बहुत बहुत सारे ये वाले क्वेश्चन आप लोगों को मिलने वाले, ठीक है जी। यस मैम। चलो करते हैं हम इसको आगे करते हैं, चलो ओके नेक्स्ट क्वेश्चन पे आओ। पहले खुद से पढ़ेंगे फिर मैं कराऊंगी, ठीक है। तो आपको ये इक्वेशन दी हुई है, डेल्टा एच दिया हुआ है -170.8 किलो जूल पर मोल। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू, आपसे ये पूछा है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू, ये पूछा आपसे बेटा। हाँ ट्राई कीजिए, सभी कर रहे हो ना, नोटबुक लेके बैठे हो सभी? यस मैम। ठीक है, बहुत बढ़िया बेटा। मैंने ऑप्शन पूछा नहीं है, आपको हैंड रेज करना है ना। चलो अब बता दिया वैसे मोहम्मद ने, चलो मैं एक बार एक्सप्लेन कर देती हूँ। आपसे पूछा नॉट ट्रू, एट इक्विलिब्रियम द कंसंट्रेशन ऑफ CO2 एंड वाटर आर नॉट इक्वल। हाँ जी बिल्कुल ठीक है, कांस्टेंट होने से इक्वल होना हो जरूरी नहीं है। गेटिंग माय पॉइंट और नॉट? कांस्टेंट, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और इस पे ग्राफ भी आते हैं, ठीक है, मैंने आपको बताए थे क्लास के टाइम, ठीक है। तो कंसंट्रेशन कांस्टेंट होना जरूरी है। उसके बाद एक बार थर्ड वाला पढ़ो, एडिशन ऑफ CH4 एंड O2 इक्विलिब्रियम विल कोज टू द लेफ्ट साइड। बिल्कुल, अगर रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन बढ़ रही है, ठीक है, तो बेसिकली इक्विलिब्रियम कहाँ शिफ्ट होगा, फॉरवर्ड डायरेक्शन में शिफ्ट होगा, ठीक है। अच्छा, और डेल्टा एच का साइन क्या, नेगेटिव है, यानी कि हमारी रिएक्शन कैसी है बच्चों, यानी कि ये वाला जो ऑप्शन है वो गलत है, क्योंकि इसने केपी को कैसे लिखा हुआ है, C2 डिवाइड बाय CH4 इंटू A2, जबकि क्या होगा इसका केपी बच्चों, CO2 O2 का स्क्वायर होगा। O2 का स्क्वायर होगा। वाटर के लिए हम 1 लेके चलेंगे, लिक्विड के लिए हम यहाँ पे गैस का कंसिडर कर रहे हैं,
O2 का स्क्वायर। इसने क्या लिखा था O2, तो दिस इज रॉन्ग। आपसे यही पूछा नॉट ट्रू। आप लोग बच्चे क्या करते हैं, ये पढ़ते नहीं है ध्यान से। तो जब भी आपके पेपर में ऐसा क्वेश्चन आए विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज रॉन्ग, इज नॉट ट्रू, तो एक बार उसको हाईलाइट कर लेना। आपका तो वैसे भी पेन पेपर मोड में होगा नीट का, ठीक है, तो लिख लेना नॉट ट्रू पूछा, ताकि आप गलत ना करके। ठीक है जी, 2 क्वेश्चन क्लियर हो गए बच्चों? यस मैम। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए। ये भी बहुत ही पॉपुलर क्वेश्चन है। आइए, आपको कुछ इक्वेशंस दे रखी हैं और आपसे पूछा है जो ये इक्वेशन दे रखी है इसका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट क्या होगा। आज स्टूडेंट्स बहुत बहुत ही कम है रिवीजन क्लास में। ज्वाइन तो हो रही है ना सबकी क्लास? हाँ हाँ जी, करो ट्राई। मैम हो गया। हो गया। बाकी लोग हैंड रेज करो। कितने? अभी 60 स्टूडेंट्स के आसपास, 56 स्टूडेंट्स हैं। करो बच्चों हैंड मैम रेज। पर ये नहीं पता सही है या गलत है। नहीं भाई, ऐसे तो नहीं करो। मोहम्मद ने कर लिया है, तनिष्का ने कर लिया है, नाजिम, अफरीन ने कर लिया। बाकी कहाँ गए भाई? मैम हम लोगों का ये चैप्टर कंप्लीट नहीं हुआ है एक्चुअली। अच्छा, स्कूल में नहीं हुआ बच्चों ये वाला कंप्लीट आप लोगों का? नहीं मैम, अभी स्टार्ट भी नहीं हुआ। मैम स्टार्ट ही नहीं हुआ मैम, ये हमारी मैम फर्स्ट क्लास है यहाँ पर भी। अच्छा देखो, मैं बता फर्स्ट क्लास है ये। हाँ, एक मिनट मैं बताती हूँ आप लोगों को, इधर आओ। अभी जो अपना रेगुलर क्लासेस में चल रहा है मंडे टू सैटरडे, वो चल रहा है जी, मतलब बेसिकली आपकी ऑर्गेनिक स्टार्ट कर दी है मैंने, क्योंकि हमारा जो आयनिक इक्विलिब्रियम है ये पूरा कंप्लीट हो चुका है, मतलब केमिकल भी आयनिक भी। अगर आपको शायद इन्फॉर्म किया हो तो बताया होगा कि कल संडे को टेस्ट है, तो मतलब आप लोग टेस्ट देना चाहते हो यहाँ पे अवंती में, तो आप लोगों को बताया होगा संडे को टेस्ट है, और उसकी जो रिवीजन क्लास है, सो दैट आपका टेस्ट जो हो उसमें अच्छा परफॉर्म कर पाओ, तो रिवीजन क्लास लगती है सैटरडे को। ये बताया होगा आप लोगों को, ठीक है। तो जो रिवीजन क्लास है वो उसी की होती है जिसका संडे को टेस्ट होता है, और संडे को टेस्ट है बच्चों इक्विलिब्रियम का, ठीक है। एंड मुझे नहीं पता था कि आप लोग भी आज ज्वाइन करने वाले हैं, और ये भी नहीं पता था, अभी आप लोगों से पता चला कि इक्विलिब्रियम अभी नहीं स्टार्ट करवाया है, तो आपको तो समझने में बहुत प्रॉब्लम हो रही होगी। यस मैम। अच्छा, केमिकल इक्विलिब्रियम हो रहा है? केमिकल इक्विलिब्रियम हो गया है? नहीं मैम, अभी तो थर्मो पे पहुंचे हैं, थर्मोडायनेमिक्स। अच्छा अच्छा, ठीक है। और जो कल के फिजिक्स के टेस्ट में आ रहा है, फिर वो वाला सिलेबस हो गया है स्कूल में, आपको पता है? हाँ उसका थोड़ा सा हो गया है। मैम वो तो जो फर्स्ट कल में के आया था टेस्ट में ना आ रहा है chapter। फिजिक्स के। यस मैम। यस मैम। मैम तो अभी ओके। रेगुलर क्लासेस हमें कैसे मिलेंगी? ये तो संडे संडे का टेस्ट का हो गया। अच्छा, तो आप रेगुलर क्लासेस लेने में भी इंटरेस्टेड हैं, यस राइट? मैम। यस मैम। स्कूल में अब तक स्कॉलरशिप के लिए जो टेस्ट होती है, मतलब जो मॉक टेस्ट है, वो नहीं आया था। मैम ने कहा था कि एग्जाम जो भी हमारे मिड टर्म हुए थे उसके बाद आएंगी मैम, लेकिन अब तक आई नहीं स्कूल से। तभी हमें जो है रेगुलर क्लासेस मिलेंगी, ऐसा कहा था उन्होंने। अच्छा, तो आपके साथ ना मैं आपसे ना क्लास के बाद बात करूंगी, मतलब मोहम्मद आई नो बेटा, ठीक है, तो क्लास के बाद मैं बात करूंगी, मैं आपको अपना कांटेक्ट नंबर दे दूंगी। अभी के लिए ये करते हैं, अगर आप समझ पा रहे हो तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो क्योंकि चैप्टर नहीं हुआ स्कूल में तो डिटेल में ये चैप्टर तो नहीं करवा पाऊंगी, क्योंकि ऑलरेडी करवा दिया है, तो मैं क्वेश्चन करा रही हूँ। तो देखो एक बार, ठीक है, समझ में आता है तो सही है, वरना जैसे आपकी मर्जी, ठीक है। चलो आओ, ये वाला क्वेश्चन किया। ये देखो, आपको 3 इक्विलिब्रियम बेसिकली 3 इक्वेशन दे रखी है, आपको ये फाइनल वाली बनानी है। तो क्या आंसर निकाला है इसका तुम लोगों ने? सी ऑप्शन। सी मैम ऑप्शन सी निकाला है। कैसे करें? इधर आओ, ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत ही ज्यादा। ये 2007 में आया हुआ और पता नहीं कितनी कितनी बार आया हुआ है। आपको क्या करना है, इन तीनों इक्वेशन को यूज करके ये वाली इक्वेशन बनानी है। तो आपको क्या करना है, इधर आओ, मान लेते हैं इस इक्वेशन को मैं K4 का नाम दे देती हूँ, है ना। तो आपको बेसिकली K4 निकालना है, ठीक है। कैसे करते हैं इस क्वेश्चन को? इधर आओ, इधर। यहाँ पे अमोनिया रिएक्टेंट की साइड है, जबकि यहाँ पे क्या है, प्रोडक्ट की साइड है। तो मुझे क्या करना पड़ेगा, K1 को नीचे लाना पड़ेगा, और देखो एक ही ऑप्शन में K1 नीचे है, ठीक है।
बेटा मैं अभी यहाँ पे नहीं बता पाऊंगी, आप प्लीज मुझे क्लास के बाद मैसेज करिए, ठीक है? ऑलरेडी आधा घंटा हो चुका है, ठीक है? उसके बाद नंबर मैं दे दूंगी, डोंट वरी, नहीं तो कोई दे देगा। प्लीज यहाँ पे चैट बॉक्स में डाल दो मेरा नंबर, ठीक है? अच्छा, उसके बाद है K2 को देखो, यहाँ पे क्या 2NO, यहाँ पे भी 2NO है, तो यहाँ पे K2 का K2 ही रहने दो, ठीक है? यहाँ पे क्या वाटर के 3 मॉलिक्यूल्स हैं, और मतलब यहाँ पे और यहाँ पे एक ही है, तो मुझे क्या करना पड़ेगा? 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। और जब मैं पूरी इक्वेशन को 3 से मल्टीप्लाई करूंगी तो मेरा K3 क्या हो जाएगा, वो उसका भी क्या कर दूंगी मैं, क्यूब कर दूंगी, तो यहाँ पे आ जाएगा K3 क्यूब। इस पे लिखो, ऐसे क्वेश्चन कितने भी आ जाए आपको इसी तरीके से करना और आपका सोल्व हो जाएगा। गेटिंग माई पॉइंट और नॉट? बच्चों जिन्होंने ये चैप्टर किया मैं सिर्फ उनकी बात कर रही हूँ बच्चों, ठीक है? कर लोगे ऐसा क्वेश्चन आएगा तो? यस मैम। ठीक है, ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन करो, ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है? अच्छा, डिसोसिएशन इक्विलिब्रियम फॉर गैस AB2 कैन बी रिप्रेजेंटेड एज, इस तरीके से आप रिप्रेजेंट करेंगे। डिग्री ऑफ डिसोसिएशन आपको x दिया हुआ है, वैसे हम अल्फा करके चलते हैं अगर किसी ने चैप्टर किया है तो, ठीक है? और वो अल्फा बहुत छोटा है 1 के कंपैरिजन में, तो आप उसको नेग्लेक्ट कर सकते हो। तो आपको क्या बनाना है बच्चे? एक्सप्रेशन बनाना है अल्फा का और Kp का और टोटल प्रेशर का। क्या बोल रही हूँ? आपको अल्फा और Kp का रिलेशन निकालना और टोटल प्रेशर का रिलेशन निकालना, इन तीनों का रिलेशन निकालना है इसको इंफॉर्मेशन को यूज करके। क्वेश्चन थोड़ा समझ में आ रहा है? ये मैं कर रहा हूँ, एक बार पढ़ के देखो। मैम आ रहे समझ। ये तो एक को आया, बाकी बच्चे जब आप लोगों ने आयनिक इक्विलिब्रियम किया था, जब आप लोग अल्फा का एक्सप्रेशन निकालते हो तो सबसे पहला यही होता है, सबसे पहला यही क्वेश्चन होता है कि अल्फा निकालेंगे कैसे। बस आपको क्या किया हुआ है, इक्वेशन थोड़ा सा ट्विस्ट करके दे दिया, सिंपल वाली इक्वेशन नहीं दी है। तो करोगे ट्राई? चलो करो। पहले तो ऐसे लिख लो बच्चों इस इक्वेशन को, चलिए ठीक है। डिग्री ऑफ डिसोसिएशन क्या x है, तो हम क्या करें बच्चों, आप अपनी मर्जी से या तो इसको 2 मोल कंसीडर कर रहे हो या 1 मोल। मैं क्या कर रही हूँ, मुझे 2 मोल करना ज्यादा बेटर लग रहा है, तो मैं 2 मोल, मैं आपको अप्रोच सिखा रही हूँ कि कैसे करना है इक्वेशन को। अप्रोच सिखाने के बाद आगे क्या है, जस्ट मैथमेटिकल कैलकुलेशन है और कुछ भी नहीं है, ठीक है? ओके, कुछ बच्चों ने हैंड रेस भी कर लिया है, सूरज चंद, संजय राय, मोहम्मद ने भी कर लिया है। ओके, रिया, जैनाब, आप लोग कौन से ग्रुप से हैं बच्चे? आप लोगों के स्कूल में हो गया ये चैप्टर? ठीक है, ओके, तो मैं अच्छा आंसर बता दो फिर चैट बॉक्स में जल्दी। ए आ रहा है, एक बार मैं आंसर चेक करूं क्या? हाँ, ए आ रहा है क्या? अच्छा यस मैम। चलो देखिए फिर फटाफट आ जाओ। तो मैंने क्या किया, स्टार्टिंग में 2 मोल मान लिया, तब तक ये नहीं बना था, ठीक है? कुछ टाइम बाद कुछ डिसोसिएट होगा। अल्फा हम किसके लिए डिफाइन करते हैं? 1 मोल के लिए। 1 मोल में से अल्फा निकलता है, तो 2 में से कितना निकलेगा? 2 अल्फा, और ये बनेगा कितना? 2 अल्फा, और ये कितना बनेगा? अल्फा। पहले देखो ये वाली चीज समझ में आई या नहीं आई? मैम मैंने सी लेके कर दी थी कोई कंसंट्रेशन। दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है, उससे भी आ जाएगा, उससे भी आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है? चलिए अब मैं क्या निकालूंगी, अब देखो क्या निकालना पड़ेगा बच्चों, मुझे सोचो सोचो सोचो। KP चाहिए मुझे, केपी चाहिए, तो मुझे सबसे पहले मोल फ्रैक्शन निकालना पड़ेगा B2 का। क्या निकालना? नंबर ऑफ मोल डिवाइड बाय टोटल नंबर ऑफ मोल, कितने होंगे? अल्फा प्लस 2, देखना, और टोटल प्रेशर ये होगा, ठीक है? अच्छा, AB का कैसे निकालोगे? नंबर ऑफ मोल डिवाइड बाय टोटल, टोटल कितने होंगे करके देख लेना, अल्फा प्लस 2 आ रहा होगा, ठीक है? AB2 इसके बताओ, 2 माइनस 2 अल्फा डिवाइड बाय अल्फा प्लस 2, देखो एक बार करके अपनी नोटबुक में करके देखो, आ रहा है? यस मैम। बाकी सब करके देखिए प्लीज, यस मैम। आ रहा है? मैं सिर्फ उनकी बात करूं बच्चों जिन्होंने चैप्टर किया, जिन्होंने अभी तक नहीं किया आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, आप लोगों का अभी हुआ ही नहीं, तो अभी हुआ ही नहीं चैप्टर, तो अप्रोच नहीं कर पाओगे क्वेश्चन को, तो डोंट वरी, है ना? चलो, उसके बाद है हमें पार्शियल प्रेशर निकालना पड़ेगा। किसका निकाले बच्चों? B2 का निकाले। मोल फ्रैक्शन, मोल फ्रैक्शन कितना है B2 का, एक बार जल्दी बताइए। अल्फा बाय अल्फा प्लस 2 इनटू टोटल प्रेशर, देखिए। यस मैम।
और पार्शियल प्रेशर ऑफ ए बी का क्या होगा, 2 अल्फा बाय अल्फा प्लस 2 टोटल प्रेशर, ये भी आ गया मैम। पार्शियल प्रेशर ऑफ ए बी 2 1 माइनस अल्फा डिवाइड बाय अल्फा प्लस 2 टोटल प्रेशर, सारी चीजें तो आ गई। अब मैम केपी कैसे निकालेंगे, पार्शियल प्रेशर ऑफ ए बी का स्क्वायर इनटू पार्शियल प्रेशर ऑफ बी 2 डिवाइड बाय ए बी 2 का स्क्वायर। देखिए ऐसे ही निकालेंगे। यस मैम। आपके पास सारी वैल्यूज है, पार्शियल प्रेशर ऑफ बी 2 है, ए बी है, और क्या है आपके पास, ए बी 2 भी है। आपको ये सारी वैल्यूज पुट करनी है, आगे सिर्फ और सिर्फ मैथमेटिकल कैलकुलेशन है। और जब आप सोल्व करेंगे तो आपका आंसर क्या निकल के आएगा बच्चों, अल्फा इज इक्वल टू 2 kp बाय p का पावर 1/3। दिस इज योर फाइनल आंसर। सोल्व आगे आपको करना है, क्योंकि अगर मैं यहाँ सोल्व करने बैठ गई तो मेरे 5 से 7 मिनट लग जाएंगे। ठीक है जी। यस मैम। हाँ जी, बाकी बच्चे आप मुझे थम्स अप के थ्रू बता सकते हैं कि अगर चैप्टर किया है तो समझ पा रहे हो इस वाले कंसेप्ट को, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है। इस कंसेप्ट के बिना आप डिग्री ऑफ डिसोसिएशन के क्वेश्चन कर ही नहीं सकते हो, क्योंकि आपको पहले डिराइव करना पड़ेगा कि फाइनल फॉर्मूला क्या बना है, उसके बाद ही क्वेश्चन लगा पाओगे। ठीक है, चलो ये वाला क्वेश्चन, ये मेरा फेवरेट क्वेश्चन है, तुम करो। If the concentration of OH negative ion in the reaction FeOH3 solid form में दिया हुआ है Fe3 plus 3OH negative, आप लोग एक्टिवली पार्टिसिपेट नहीं कर रहे हो बच्चों क्लास में। अगर आपने ये चैप्टर किया तो आपको आने चाहिए, आप अप्रोच भी नहीं कर रहे हो। सिर्फ आई थिंक 9-10 बच्चे हाथ उठा रहे हैं 55 में से। ऐसे काम नहीं चलेगा। जिनका हो गया चैप्टर उनकी बात कर रही हूं मैं। मोहम्मद, मैंने आंसर नहीं पूछा बेटा, गलत है मोहम्मद का आंसर। हाँ शिवानी, आपका क्या आया? मैम मेरा तो सी आ रहा है। सी आ रहा है 4 टाइम्स, नीरू का आ रहा है 16 टाइम्स, और ए आ रहा है सबका। मैम समझ नहीं आया ये क्वेश्चन। चलो अब मैं बताती हूँ, पहले क्वेश्चन पढ़ो सारे अच्छे से। वो बोल रहे हैं कंसंट्रेशन ऑफ OH नेगेटिव, इस जो इक्वेशन में है वो कह रहे हैं कि डिक्रीज हो गई है अप टू 1/4 टाइम्स। ठीक है, मान लो पहले कुछ कंसंट्रेशन थी उसके 1/4 टाइम्स हो गई है, इनिशियल के 1/4 टाइम हो गई है, तो Fe3+ की कंसंट्रेशन कितना इंक्रीज होगा। ठीक है, चलो आज सुभिक्षा आ गई। ठीक है, चलो मैं तो पहले से ही हूँ। अच्छा, एक्चुअली अभी मैंने तुम्हारा देखा। ठीक है, ओके, तो इसको एक बार लिखो। यस मैम। हाँ, तो आप लोग सारे केसी कैसे लिखते हो? केसी आप ऐसे लिख सकते हो Fe3+ OH नेगेटिव का क्यूब, क्योंकि F ये तो सॉलिड है, इसका तो नहीं मानोगे आप लोग। ठीक है, अच्छा ये हम मान लेते केसी इनिशियल वाला। ठीक है, एक हम ले रहे हैं फाइनल वाला, या तो आप केसी आई लिखो या केसी एफ, मैं केसी डैश कर रही हूँ। ठीक है, Fe3+ OH नेगेटिव की कंसंट्रेशन कितनी हो गई है? 1/4 टाइम्स ऑफ इनिशियल। बच्चों देखो इधर, यस देखिए सारे इधर, तो यहाँ से क्या निकल के आ जाएगा? 1/4 का क्यूब 1/64 Fe3+ इंटू OH नेगेटिव। तो अब देख लो Fe3+ की कंसंट्रेशन कितने से इंक्रीज हो गई बच्चों? कितने की इंक्रीज हो गई? इधर देखो, Kc इज इक्वल टू 1/64 इंटू Fe3+, ऐसे लिख सकती हूँ क्या? यस मैम। ठीक है, 64 टाइम्स। तो 64 Kc, इसको ऐसे लिख लो, ये इनिशियल वाली थी और ये फाइनल वाली थी। ठीक है जी, तो बस आ गया। तो जो आंसर दिया था मोहम्मद ने वो बिल्कुल ठीक है, मैंने जान करके बोला था, क्योंकि आप लोग कॉपी करके वही आंसर ना बोल दें। ठीक है, तो देख पा रहे हो 64 टाइम्स क्या हो गई बच्चों? इंक्रीज हो गई, जब आपकी OH नेगेटिव की कंसंट्रेशन 1/4 से डिक्रीज हुई। आप देख पा रहे हो? मैम Yes, बी yes. ऑप्शन तो 64 है ना, तो मैंने भी वही दिया था। हाँ, अरे मैं गलत तो कह ही नहीं रही, 64 ठीक था। मैंने मोहम्मद का इसलिए गलत बोला ताकि उसने सबसे पहले ही आंसर दे दिया था, तो कई बच्चे कर देते हैं ऐसे कि सेम देख के आंसर देने लग जाता है, इस वजह से मैंने बोला। मैं देखना चाहती थी कॉन्फिडेंस आप लोगों का। ठीक है, तो जिसका 64 आया है वो एकदम ठीक है। ठीक है, हो जाएगा।
यस मैम। ठीक है, कुछ नहीं करना, जब भी ऐसे क्वेश्चन आ जाएंगे ऐसे आपको इनिशियल और फाइनल बना के लिख लेना, कभी आंसर गलत नहीं होगा। अच्छा क्वेश्चन था ना? यस चलिए, तो अच्छा इधर आओ। ओके, ये वाला क्वेश्चन करो। 8 बजे मुझे रोक देना, 8 बजे तक जितने क्वेश्चन होंगे ठीक है, उसके बाद मैं आपको एक बार आयनिक इक्विलिब्रियम का जो मेरा एग्जाम डोज है उसको रिवाइज करा दूंगी, है ना? टाइम की शॉर्टेज है तो सारा तो नहीं हो पाएगा, तो एक बार मुझे 8 बजे रोक देना, 15 मिनट 20 मिनट जितना भी टाइम मिलेगा मैं आयनिक इक्विलिब्रियम का वो एग्जाम डोज पूरा रिवाइज करा दूंगी आप लोगों को। ठीक है, तो तब तक जितने भी क्वेश्चन होते हैं 15 मिनट तक करते हैं। ओके, डिसोसिएशन कांस्टेंट फॉर एसिटिक एसिड एंड HCN आपको दिया हुआ है बच्चों, आपको इसके लिए इक्विलिब्रियम कांस्टेंट निकालना है। चलिए पहले खुद ट्राई कीजिए, फिर मैं कराऊंगी। इतनी लेट कौन ज्वाइन कर रहा है भाई? अच्छा, आप आज फिजिक्स की रिवीजन क्लास में भी गए थे क्या, जो बच्चे न्यू हैं आज? यस हाँ। क्लास तो सही हेल्पफुल रही होगी, केमिस्ट्री क्लास में ही आप लोगों का सिलेबस नहीं हो रखा। चलो कोई बात नहीं। हाँ, कर रहे हो बच्चे ट्राई जिन्होंने किया Yes, हुआ है? कर हाँ रही हूँ। करो करो करो। मेरे को बाकी किसी की आवाज ही नहीं आ रही, सो गए क्या सारे? ऐसे मत करो तुम कि ये चैप्टर हाँ, ऐसे एक्टिव रहो भाई क्लास में। मैम सोए नहीं है। अच्छा, जगे हुए हो? यस मैम। यस मैम। ठीक है, ओके, चलो फिर जगे हुए तो फटाफट करो। देखो, डन मैम? अरे वाह, शाबाश। चलो आंसर मत बताना, आप मेरा मैच करना कि मैं जैसे अप्रोच कर रही हूँ वैसे ही किया था आप लोगों ने। देखो, आपको एसिटिक एसिड का डिसोसिएशन कांस्टेंट दे रखा है, तो इसको एक बार आप आयनाइज करो ना। कैसे करोगे? वीक एसिड है जिसका, डन, बहुत बढ़िया, शाबाश, एटलीस्ट आपने ट्राई किया। आंसर गलत हो या ठीक हो चलेगा। ठीक है, HCN को कैसे डिसोसिएट करोगे? वीक एसिड है इसलिए मैं ये इक्विलिब्रियम का साइन लगा रही हूँ, H+ और Cn नेगेटिव। तो इसका Ka कितना है बच्चों? 1.5 इंटू 10⁻⁻⁵। इसका कितना है? 4.5 इंटू 10⁻⁻10। आपको क्या करना है? इन दोनों इक्वेशन को यूज करके फाइनल वाली बनानी। अब इधर आओ, Cn नेगेटिव मेरे पास लेफ्ट हैंड साइड है और यहाँ पे क्या है? राइट हैंड साइड। तो मैं क्या करूँ? इसका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट पलट दूं? यस मैम। तो मैं इसको अपनी तरफ से Ka3 मान लेती हूँ, तो 1 बाय कितना आ जाएगा? 4.5 इंटू 10⁻⁻10। और इसको मैं क्या कर देती हूँ? पलट देती हूँ। बोलो। यस मैम। चलिए, बहुत बढ़िया। अब देखो, क्या ये जो हमें रिक्वायर्ड इक्वेशन है वो आ रही है? यस मैम। प्लस CH3COOH HCN प्लस CH3CO नेगेटिव। यस मैम, आ गई। तो दोनों को ऐड करने से आई है फाइनल इक्वेशन। मान लो इसको मैं लिख देती हूँ Ka4, तो Ka4 कैसे आया? Ka3 को आप मल्टीप्लाई करोगे इंटू Ka1 को, एंड तुम्हें आ जाएगा। याद करो, ये बताया था मैंने क्लास में, अगर तुम्हें दो या दो से ज्यादा आपको Ka की वैल्यू दे रखी है और आपको कोई तीसरी इक्वेशन बनानी है, तो अगर आपने ऐड करके वो फाइनल इक्वेशन बनाई है, तो आप जो इंडिविजुअल स्टेप के इक्विलिब्रियम या डिसोसिएशन कांस्टेंट है उनको क्या कर दोगे? मल्टीप्लाई कर दोगे। तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। आपको क्या करना है? ये और ये मल्टीप्लाई करो, तुम लोगों का आंसर आ रहा होगा ये वाला, फर्स्ट वाला। बिल्कुल मैम। यस मैम। अच्छा, शाबाशी दे दो फिर अपने आप को। 3 इंटू 10⁻⁴। ठीक है, आई होप कि आप लोगों ने मेरा नंबर ले लिया हो, जो बच्चे कह रहे थे। ठीक है, -4। -4 आ रहा है? नो मैम। नहीं बेटा, एक बार करके देखो। 1.5 इंटू 10⁻⁻5। देखो, हाँ तो मैम साइन तो माइनस लगेगा ना मैम। 3 इंटू 10⁻⁻4 आ रहा है? 3 इंटू 10⁻⁴ आ रहा है भाई? चेक करके बताओ मुझे। मैम 4 ही आएगा, क्योंकि -10 ऊपर जाके पॉजिटिव हो जाएगा। हाँ, ठीक है जी। ओके मैम, ओके। हाँ, एक बार कैलकुलेशन देख लेना, उसमें मिस्टेक करी होगी बच्चों। ठीक है, चलो चलो, ये हमने क्या किया था? इसका हमने रेसिप्रोकल किया था, तो मैं यहाँ पे लिख देती हूँ। एक सेकेंड। अरे
ओके, ये एसिटिक एसिड का था और ये आपका HCN का था, इसको हमने ये किया था। चलिए चले आगे। यस मैम, मैं भी पहले -4 का ही आंसर देने वाली थी। अच्छा ठीक है, नहीं मेरे पास जो आंसर रिपोर्ट है वो 3 × 10⁴ इज करेक्ट। ठीक है, चलो ये वाला क्वेश्चन करो। अरे क्या थैंक यू वेलकम हो रहा है। चलो आपको इक्वेशन दी हुई है, इक्विलिब्रियम शिफ्ट इन द फॉरवर्ड। देखो कहाँ से क्वेश्चन आया, ली चैटलियर प्रिंसिपल से। जो मैं क्वेश्चन करा रही हूँ वहीं से ही नीट में क्वेश्चन बनते हैं बच्चों आप लोगों के। ली चैटलियर प्रिंसिपल से क्वेश्चन आया हुआ है, करिए इसको। मैम इसके अंदर ना 2 ऑप्शन में कंफ्यूजन है, क्योंकि मेरे को प्रेशर और टेम्परेचर का नहीं याद कैसे हुआ। अच्छा मैं बताती हूँ, चलो देखो ली चैटलियर प्रिंसिपल से क्वेश्चन है, तो पहले हम स्टेटमेंट पढ़ते हैं क्या बोल रखा है। वो कह रहा है कि इक्विलिब्रियम शिफ्ट करना चाहिए फॉरवर्ड डायरेक्शन में, तो आपको करेक्ट स्टेटमेंट बतानी है। मोहम्मद आप क्यों आंसर बता रहे हो बेटा चैट बॉक्स में? गलत बात है, बहुत गलत बात है। ठीक है, पहले देख लेती हूँ सही बताया है कि नहीं हुआ। सही बताया वैसे उसने। ठीक है, तो फर्स्ट है बाय इंक्रीजिंग द कंसंट्रेशन ऑफ NH3। एक बात बताओ, अगर हम NH3 की कंसंट्रेशन बढ़ाएंगे इक्विलिब्रियम डिस्टर्ब होगा? तो इक्विलिब्रियम को एडजस्ट करने के लिए, जैसा पहले था वैसे करने के लिए इक्विलिब्रियम कौन सी डायरेक्शन में शिफ्ट होगा? बैकवर्ड। हैंड रेस करके बताना है, हैंड रेस करके बताना है। ठीक है, अच्छा बैकवर्ड में। ठीक है, यहाँ पे जाएगी बैकवर्ड, तो दिस इज नॉट द करेक्ट ऑप्शन। ठीक है, उसके बाद है बाय डिक्रीजिंग द प्रेशर। एक बात बताओ, जब हम प्रेशर डिक्रीज करते हैं तो इक्विलिब्रियम कहाँ शिफ्ट करता है? जहां पे नंबर ऑफ मोल्स बढ़ते हैं, क्योंकि प्रेशर डिक्रीज करने का क्या मतलब है? नंबर ऑफ मोल्स पर यूनिट वॉल्यूम डिक्रीज हो गए, तो कहाँ जाएगा इक्विलिब्रियम? जहां पे नंबर ऑफ मोल्स पर यूनिट वॉल्यूम इंक्रीज हो रहे होंगे, यानी कि बैकवर्ड में जाएगा, क्योंकि यहाँ पे 4 है और यहाँ पे 2 है। ठीक है जी, देखिए। यस मैम। ओके, उसके बाद थर्ड देखो, बाय डिक्रीजिंग द कंसंट्रेशन ऑफ N2। अगर आप इन दोनों की कंसंट्रेशन को ही कम कर दोगे तो ये तो आगे जाएगा ही नहीं। ठीक है, प्रोडक्ट बनाने के लिए इसकी कंसंट्रेशन को आप लोगों को बढ़ाना है। ठीक है, तो ये ध्यान रखना। ठीक है जी, चलिए उसके बाद है बाय इंक्रीजिंग प्रेशर। देखो प्रेशर बढ़ाओगे तो कहाँ जाएगा? जहां पे नंबर ऑफ मोल्स कम है, फॉरवर्ड में जाएगा। ठीक है, मैंने कहा था टेम्परेचर में एक बहुत अच्छी चीज बोली थी मैंने ध्यान रखने के लिए, जब भी टेम्परेचर इंक्रीज होगा ध्यान रखना वो एंडोथर्मिक होगा। जहां पे एंडोथर्मिक रिएक्शन हो रही होगी वहां वो जाएगा। अब ये रिएक्शन बताओ कैसी है, एक्सो है या एंडो है? एक्सो है। तो यानी कि अगर मैं टेम्परेचर बढ़ाऊंगी तो एंडो किस तरफ है? बैकवर्ड साइड है, तो बैकवर्ड जाएगी। तो मुझे फॉरवर्ड पे पहुंचाने के लिए टेम्परेचर क्या करना पड़ेगा? डिक्रीज। तो ये बहुत अच्छा तरीका ध्यान रखने का। कभी जिंदगी में टेम्परेचर वाला इक्विलिब्रियम वाला ऐसा क्वेश्चन आ जाएगा ली चैटलियर प्रिंसिपल बेस पे, कभी भी गलत नहीं करोगे। ठीक है जी? यस मैम। हाँ जी, चलो ये वाला क्वेश्चन करो। ये बहुत ही बढ़िया बढ़िया उम्दा क्वेश्चन है, उम्दा। नीट 2017 का क्वेश्चन है, शायद ये पहले भी हो सकता है करवाया हो, मुझे याद नहीं है। तो ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, इसको पहले तो रीड करो एंड फिर मैं कराती हूँ। कर रहे हो सभी रीड? ए 20 लीटर कंटेनर एट 400 Kelvin contains CO2 at pressure 0.4 atmosphere and an excess of strontium oxide. Neglect the volume of solid. हमें पता ही है solid का लेना ही नहीं। The volume of container is now decreased by moving the movable piston in the container. The maximum volume of the container when pressure of CO2 attain its maximum value will be. डरे तो नहीं ना क्वेश्चन को देख के? बहुत गंदा क्वेश्चन है। चलो एक बार तनिष्का ने तो बोल दिया, बाकी लोगों का वेट कर रही हूँ कि कब बोलोगे मैम गंदा क्वेश्चन है। यस मैम है तो। यस मैम है। फिर मैम ही करवा दे। चलो मैम एक बार बस बता दो ना मैम, एक बार थोड़ा सा एक्सप्लेन कर दो ना। अच्छा एक्सप्लेन कर दो, चलो ठीक है। आओ, तुम्हारे पास बेसिकली ये इक्वेशन है, इस इक्वेशन को मैं दोबारा लिख रही हूँ। फॉर्मूला याद नहीं आ रहा? हाँ हाँ हाँ, अब आएगा भी नहीं। ये क्वेश्चन ही ऐसा है, थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन है, लेकिन तुम देखोगे ना तो तुम्हें बहुत अच्छा लगेगा क्वेश्चन। केपी की वैल्यू दे रखी है इतनी, ठीक है। आपको क्या बताना है, पहले लिख लेते हैं। दिया क्या हुआ है, देखो इनिशियली बोल रहे हैं कि कंटेनर का वॉल्यूम कितना था, कितना है 20 लीटर, टेम्परेचर कितना है 400 केल्विन,
ठीक है, और प्रेशर कितना है इनिशियल 0.4 atm, राइट। अब क्या किया तुमने, जिस सिलेंडर में गैस थी ऊपर मान लो तुमने पिस्टन लगाया हुआ है, अब तुमने पिस्टन से बेसिकली प्रेशर देना शुरू कर दिया और वॉल्यूम को क्या कर रहे हो तुम, डिक्रीज कर रहे हो, ठीक है। अब वॉल्यूम को तुमने डिक्रीज कर दिया, और जब वॉल्यूम को डिक्रीज कर दे तो आपको बताना है अब कंटेनर का वो मैक्सिमम वैल्यू कितना रह जाएगा जब CO2 का प्रेशर अपनी मैक्सिमम वैल्यू अटेन करेगा, मतलब मैक्सिमम प्रेशर पे कंटेनर का मैक्सिमम वॉल्यूम कितना रहेगा वो तुम्हें निकालना है, ठीक है जी। अच्छा, तो देखो 1 बाय 1 कैसे अप्रोच करना है, पहले इधर देखो। पहली तो चीज ये है कि मैक्सिमम वॉल्यूम से पहले तो हमें ये निकालना पड़ेगा कि मैक्सिमम प्रेशर है कितना, गेटिंग माई पॉइंट और नॉट, तभी तो हम मैक्सिमम वॉल्यूम तक पहुंच पाएंगे। तो हमारे पास वैसे तो मुझे कुछ दिखाई नहीं दे रहा, हमें सिर्फ ये दिखाई दे रही है केपी की वैल्यू, दिखाई दे रही है सबको? यस मैम। हाँ, सुभिक्षा और एक स्टूडेंट और ने हैंड रेज किया हुआ है, बोलो। वही आपने पूछा ना मैक्सिमम प्रेशर, वही। अच्छा हाँ, तो वही निकालना हमें, ठीक है। तो केपी कैसे निकालेंगे, देखो मेरे पास सिर्फ यहाँ पे गैसियस स्टेट में ये है, बाकी ये सॉलिड में, तो इसका तो कंसीडर नहीं करूंगी, प्रेशर हम गैसियस के केस में कंसीडर करते हैं। और केपी कितना है 1.6, तो पार्शियल प्रेशर ऑफ CO2 कितना आ जाएगा, इतना। मैक्सिमम प्रेशर मिल गया तुम लोगों को, बताओ मैक्सिमम प्रेशर मिल गया कंटेनर का, कितना होगा 1.6 atm। अब इस प्रेशर पे तुम्हें क्या बताना है, वॉल्यूम ऑफ कंटेनर बताना है, बोलो हाँ के ना। तो हम कौन सी इक्वेशन लगा सकते हैं, PV इज इक्वल टू nRT। हमारे पास प्रेशर है, यस मैम। वॉल्यूम है, नो मैम, नहीं है ना वॉल्यूम, यस मैम। ठीक है। नंबर ऑफ मोल्स है, नो मैम। R है, यस मैम। टेम्परेचर है, यस मैम। यस। अब ये कहाँ से निकाल के आए, ये निकाल के आएंगे यहाँ से। भिड़ा, माइंड में स्ट्राइक की चीजें, चलो आओ। तो अब निकालो PV इज इक्वल टू P1 V1 nRT। तो निकाल लो इसको, n कैसे निकालोगे, P1 V1 बाय RT। नंबर ऑफ मोल्स मुझे सॉल्व करके बताओ, P1 है 0.4, वॉल्यूम है 20, R हो जाएगा 0.082, टेम्परेचर होगा 400। जल्दी से नंबर ऑफ मोल्स कैलकुलेट करो। मैम ये R की वैल्यू कितनी लेनी होती है, क्वेश्चन में गिवन होगा? नहीं, ये आपको खुद सोचना है। अगर आपका प्रेशर एटमॉस्फेयर में है बच्चों, तो आपको ये वाली वैल्यू लेनी है 0.082 लीटर एटमॉस्फेयर पर केल्विन पर मोल। अगर एनर्जी की बात की हुई है तो आप 8.314 लेंगे। तो यहाँ पे 0.082 के बाद 400 लिखा है क्या? हाँ हाँ, एक काम करो, RT को RT रहने दो, पूछो क्यों। इसको मैं यहाँ पे पुट कर दूं डायरेक्टली। हम V1 को भी तो ले सकते हैं ना मैम, हाफ फॉर क्या ले सकते हैं, 20 लीटर? नो मैम, नीचे हाँ, 1.6 मैम। वॉल्यूम को क्यों ले सकते हैं भाई, नहीं 1.6? मैम, वॉल्यूम को नहीं मैम, जैसे कि आपने लिखा है ना मैम ये इक्वेशन, मैम यहाँ पे n इज इक्वल्स टू में 4.0 इंटू में 20, उसके बाद उस आपने लिखा है RT, तो वहां पर हम लिख सकते हैं 1.6। अच्छा, तुम सब्स्टिट्यूट बोल रहे हो करना, बोलो सब्स्टिट्यूट बोल रहे हो करना। ये देखो ना, n की ये वैल्यू आ गई ना, डायरेक्ट उसको यहाँ पे पुट करना है आप लोगों को। RT से RT कैंसिल हो जाएगी, तो फाइनल वॉल्यूम निकालो, 5 लीटर आ रहा होगा, निकालो इसको। हाँ मैम, वहां से भी लेकिन कर सकते थे, मतलब मैम 1.6 लेकर, तो वहां से भी हो सकता था। हाँ मैं समझ गई तुम क्या कह रही हो, तुम्हारा आंसर भी आ गया होगा 5 लीटर। हाँ कर सकती हो बेटा, कुछ नहीं करना, सिर्फ आगे कैलकुलेशन है। मैंने देखो RT की वैल्यू क्या की, रखी ही नहीं, क्योंकि मुझे पता नीचे आके RT कैंसिल हो जाना, तो तुम्हारा टाइम सेव हो गया। तभी इन्होंने ये कहाँ दिया ये क्वेश्चन, नीट 2017 में। यस मैम। तो ऐसे भी क्वेश्चन होते हैं तो थोड़ा सा दिमाग हिला देते हैं, तो टेंशन लेने वाली बात नहीं है। देखो ऐसा क्वेश्चन आएगा अब तो कर लोगे, क्योंकि मैंने करा दिया, ठीक है। मान लो थोड़ा सा अजीब तरह का क्वेश्चन आ गया सपोज, और आपने केमिकल इक्विलिब्रियम चैप्टर पढ़ रखा है, फिर भी वो क्वेश्चन आपसे नहीं हो रहा, तो वहां पे टेंशन लेने की जरूरत नहीं है आप लोगों को, ठीक है। क्या बोल रहे हो सुभिक्षा? हाँ, तो आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, उस क्वेश्चन को वहीं छोड़ दो, ठीक है, और आगे करो, ठीक है। एक्सपीरियंस है तभी तो। अच्छा पूरे नहीं, पूरा मैं तो पूरा लिख रही हूँ बेटा। अच्छा मेरे वाले अच्छा RT, अच्छा ये पता तुम भी कर लोगे, पता कैसे, मैं बताती हूँ। जब तुम प्रैक्टिस करोगे ना, क्योंकि नीट का क्वेश्चन है ना, तो MCQ तो सोल्व करोगे, इससे ये पता चलता है तुमने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन नहीं किए, तुम सबने बोल रहे हो,
ठीक है, तो जब तुम PYQ करोगे ना तो फिर तुम्हें अपने आप हैबिट बैठ जाएगी। लो भाई, इतना बेताब हो रहे हो तुम क्वेश्चन करने के लिए तो करो। पूनम सॉरी, प्लीज नेक्स्ट क्वेश्चन। बेटा बीच बीच में गाइड करना जरूरी होता है, पता चले मैं क्वेश्चन ही कराने लग गई और तुम लोगों को गाइड किया ही नहीं कि हाउ टू अटेम्प्ट द पेपर, तो कोई फायदा नहीं है क्वेश्चंस का। ठीक है, तो बहुत जरूरी होती है ये वाली चीजें। चलो ये वाला क्वेश्चन करो। इन अ रिवर्सिबल रिएक्शन A+B से C बन रहा है। Initially 1 mole of each reactant is taken in 2 liter container. If at equilibrium 20% of A react with B, आपको Kc की वैल्यू बतानी है। ये एम्स 2017 में था, तो नीट में भी आ सकता है ऐसा क्वेश्चन। करिए। कर रहे हो? यस मैम। करिए। हाँ, तो इनिशियली 1 मोल है, ये 0 है। ठीक है, ओके, तो ये 20% डिसोसिएट कर गया तो कितना बचेगा, बताएगा कोई? 0.8 है क्या? 0.8 यस बचेगा। मैम 0.8 आ रहा है। 0.8। ठीक है, तो मैं यहाँ पे ऐसे लिख देती हूँ 1 माइनस कितना 0.2 लिख दूं? यस मैम। और ये भी 0.2 बनेगा, देखो। यस मैम। देखो एक बार, और इसको 0.8 कर लो। कितना आ रहा आंसर, निकाल लिया तुम सबने? मैम सी ऑप्शन आ रहा है। तो मैम अपॉन में 2 हो जाएगा ना मैम? अपॉन में 2 कहाँ से होगा? अच्छा 2 लीटर भी दिया हुआ है, ये भी बहुत बढ़िया बात बोले, नहीं तो आंसर गलत आएगा। 0.8/2, 0.8/2 कितना आ रहा है आंसर? मैम मेरा सी ऑप्शन आ रहा है। बाकी सबका बच्चों वॉल्यूम से डिवाइड करना। 0.5। हमारा तो B आ रहा है। बी आ रहा है, गलत आ रहा है। सी इज द करेक्ट आंसर बच्चों। ओके मैम। देखो कहाँ गड़बड़ की है। मैं निकालू क्या सोल्व करके, अगर तुम लोगों का नहीं आ रहा है तो? हाँ जी रविकांत, कितना आ रहा है? आप ना नीचे यहाँ पे लिख दो 0.1 मैम, वहां से स्टार्ट कर दो ना मैम। ये जो है Kc इज इक्वल्स टू में आपने लिखा हुआ है ना। कहाँ पे बेटा, एक मिनट रुको, क्या फोन क्यों आ रहा है? हाँ हाँ बोलो, अभी बोलो, बोलो बोलो। ठीक है मैम, आप अपनी तरीके से कर लो मैम। अच्छा, क्यों आपने इस तरीके से नहीं किया? यही तरीका है जिससे आप इजीली सोल्व कर सकते हो। आप लोगों ने कैसे किया बताइए प्लीज, जो आप लोगों के माइंड में है बेटा। मैम मैंने ऊपर तक यहीं पे किया है मैम। कहाँ तक? यहाँ तक? हाँ यस मैम। तो फिर बस आगे तो Kc की वैल्यू पुट करनी थी बच्चे, C/A इंटू बी। मैम आप इसको काटोगे ना तो 0 जिसकी यहाँ पे आ जाएगा ना। हाँ आप काट दो, अरे आपको जैसे करना है वैसे करो। आपका आंसर आ रहा है क्या? C 0.05? सी है। हाँ बस मैं यही पूछ रही थी। अभी भी कोई स्टूडेंट ऐसा है जिसका नहीं आ रहा आंसर? मैम एक बार आप ये सॉल्व करना मैम अपनी तरीके से मैम। चलो मैं तो ऐसे ही करूंगी, आ जाओ। 0.2/2, 0.8 इंटू 0.8, ऊपर मैं 4 पहुंचा दूंगी। ठीक है, इसको सॉल्व कर लो। और अगर आपको बच्चों मतलब जैसे बच्चों को कराते बेबी स्टेप्स करके, तो आप वैसे कर लो। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा 2 4 जा, ये 2 2 जा। आपको बस सोल्व करना 100/16 को फिर। ठीक है, ठीक है, उसको भी अगर आपको कैंसिल आउट करना है कैंसिल आउट कर लो। ठीक है, कोई जल्दी से कर रहा है तो वो और भी अच्छी बात है। मैम वो 10/16 हो जाएगा ना? 10/16 देख लो। यस मैम। ठीक है, अच्छा हो जाएगा ये वाला क्वेश्चन। जिसने पूछा था अभी हो जाएगा बेटा। मैम एक बार ये बताना मैम, ये कैसे 10/16 मैम क्या बोल रहे हैं? अच्छा अच्छा मैम समझ गई मैम। ओके, करके दिखाऊं क्या दोबारा से? नहीं नहीं मैम नहीं, हो गया हो गया। हो जाएगा, ठीक है। 0.2/2, 0.8 इंटू 0.8 इंटू 4। ठीक है, आपको इसको सॉल्व करना है बच्चों बस अब। ठीक है, इसको सॉल्व करना है, वो आपको
आपका काम है, कितनी जल्दी कैलकुलेशन करते हो उतनी जल्दी आप लोगों का आंसर आएगा। ठीक है, ओके। वैसे क्वेश्चन तो बहुत सारे थे बट इट्स ओके। ध्यान रखना बच्चों, चलो, कि क्वेश्चन कैसे कैसे बनते हैं, इसमें ज्यादा तो नहीं करवा पाई बिकॉज टाइम की कमी है अपने पास। तो एक बार फटाफट ये देख लो, एग्जाम डोज जो मैं देती हूँ उसमें मैंने बेसिकली क्या बना रखा है, ये सारा शॉर्ट नोट्स बनाए हुए हैं। वैसे तो ये बच्चों का काम होता है बट मैंने दे रखे हैं ये, तो आप लोग इसकी हेल्प ले सकते हैं। एक बार फटाफट रिवाइज करा देती हूँ, ठीक है। और ये स्पीड थोड़ी मेरी ज्यादा होगी, ठीक है, ये सोच के कि आप लोगों ने पढ़ा हुआ है, ठीक है। तो सबसे पहले जब आपका आयनिक इक्विलिब्रियम स्टार्ट होता है, अपना पहली चीज क्या होती है, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट और वीक इलेक्ट्रोलाइट को पढ़ना होता है, राइट। स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के बारे में सबको पता है, जो ऑलमोस्ट कंप्लीटली आयनाइज्ड हो जाते हैं, और वीक जो होते हैं कंप्लीटली नहीं होते, इसके बारे में पता है आप लोगों को, ठीक है। उसके बाद अल्फा आप लोगों को पता होना चाहिए, क्या होता है अल्फा, डिग्री ऑफ आयनाइजेशन बोल दो या डिग्री ऑफ डिसोसिएशन बोल दो, ठीक है जी। उसके बाद आप लोगों ने ओसवाल्ड डाइल्यूशन लॉ पढ़ा होगा, याद आ रहा है सबको, अल्फा इज इक्वल टू अंडररूट KA/C। सी क्या है, कंसंट्रेशन, Ka क्या है, डिसोसिएशन कॉन्सेप्ट। ध्यान रखना, अगर आप ये फॉर्मूला लगाना चाहते हैं अल्फा इज इक्वल टू KA/C, तो आप किसके लिए लगाएंगे, ये सिर्फ मोनोप्रोटिक के लिए लगाएंगे या मोनो बेसिक एसिड के लिए, बेसिकली जिसमें टेंडेंसी होती है सिर्फ एक ही H+ देने के लिए। अगर आपने डाई बेसिक के लिए लगा दिया तो ये गलत हो जाएगा, उसके लिए फॉर्मूला नहीं लगता, और आपके नीट में मोनो बेसिक के लिए है, सो डोंट वरी, ठीक है जी। अच्छा, वैसे तो आप लोग पूरा लिखते हैं ना, Kc इज इक्वल टू C² अल्फा स्क्वायर, ये लिखते हैं ना आप लोग, C² अल्फा स्क्वायर C1 माइनस अल्फा। फिर आप कहते हैं मैम अल्फा को नेग्लेक्ट कर देते हैं, है ना। तो ये अल्फा को नेग्लेक्ट कब करना है आपको, जब आपका अल्फा लेस देन 5% हो, यानी कि 0.05 से कम हो, तभी आप इसको नेग्लेक्ट करेंगे, अदरवाइज नेग्लेक्ट नहीं करेंगे। ये छोटी छोटी बातें होती हैं जो आपके नोट्स में होनी चाहिए। फिर मैम उस केस में क्या करेंगे, आपको वो केस करना ही नहीं है, क्योंकि नीट में 99.99% क्वेश्चंस इसी से ही लग जाते हैं। तो मैंने यहाँ पे लिखा ही हुआ है कि नीट में इसी फॉर्मूले से काम चल जाएगा। गेटिंग माई पॉइंट? यस ये आपको उसमें मिलेंगे, बिटली शीट का जो मेरा लिंक है, वहां पे मैंने एग्जाम डोज का फोल्डर बनाया हुआ है, उसके अंदर मेरे सारे एग्जाम डोज हैं 11th-12th के, मतलब फिजिकल केमिस्ट्री के, सबके नहीं है, ठीक है। उसके बाद ये कुछ बेसिस कंसेप्ट आते हैं, आर्हेनियस कंसेप्ट है ना, ब्रोंस्टीड-लोरी कंसेप्ट, आर्हेनियस कंसेप्ट बहुत ही सिंपल इजी है, बहुत ही सिंपल है। एसिड वो होते हैं सॉरी एसिड वो होते हैं जो H+ दे देते हैं, बेस जो OH नेगेटिव दे देते हैं सॉल्यूशन में, ये सिंपल आर्हेनियस कंसेप्ट है। ब्रोंस्टीड-लोरी कंसेप्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, सुपर डुपर इंपॉर्टेंट है अगर मैं बात करूं नीट पॉइंट ऑफ व्यू से, ठीक है। ब्रोंस्टीड-लोरी क्या कहता है, जो H+ को एक्सेप्ट करता है, उसके नजर में एसिड की डेफिनेशन वो है जो H+ को डोनेट करता है। मैंने एक्सेप्ट बोल दिया क्या, जो H+ को डोनेट करता है ब्रोंस्टीड-लोरी के अकॉर्डिंग वो एसिड है। बेस क्या होगा, जो H+ को एक्सेप्ट करता है, सुपर डुपर इंपॉर्टेंट है। और जो इसमें कंजुगेट एसिड बेस का कंसेप्ट आता है कि स्ट्रॉन्ग बेस हैज वीक कंजुगेट एसिड एंड वाइस वर्सा, बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, ठीक है। उसके बाद लुईस एसिड बेस थ्योरी, लुईस एसिड क्या होता है, जो इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्ट करते हैं, लुईस बेस क्या होते हैं, जो इलेक्ट्रॉन पेयर डोनर होते हैं। ये आप लोगों को आइडिया होना चाहिए। मैं पूरा चैप्टर नहीं करा रही हूँ, ठीक है, तो ये मत सोचना मैम चैप्टर नहीं, मैं सिर्फ आपको रिवाइज करा रही हूँ इंपॉर्टेंट चीजें, ठीक है जी। उसके बाद आयनिक प्रोडक्ट ऑफ वाटर क्या होता है, ये आपको पता होना चाहिए। हाइड्रोनियम आयन की कंसंट्रेशन इनटू हाइड्रोक्साइड आयन की कंसंट्रेशन। अगर मैं 298 केल्विन पे बात करूं तो Kw का कितना होता है वैल्यू, याद रखना, ये सारे के सारे कितना होता है, -14। हाँ 14 नहीं होता बेटा, 10 की पावर -14 होता है। और Kw टेम्परेचर पे डिपेंड करता है, टेम्परेचर बढ़ेगा तो Kw की वैल्यू भी बढ़ेगी, ठीक है। और जो आप ये बोलते हो ना न्यूट्रल सॉल्यूशन के लिए H+ और OH नेगेटिव की कंसंट्रेशन 10 की पावर -7 होगी, तो ध्यान रखना थोड़ा, वो एट 298 केल्विन पे है। हालांकि पेपर में जो क्वेश्चन है वो इसी से ही आता है, 225 डिग्री सेल्सियस पे 298 केल्विन पे ही आपके क्वेश्चंस आते हैं। तो डायरेक्ट ध्यान रखना Kw की वैल्यू क्या होती है, 10⁻⁻14, ठीक है। अच्छा, उसके अलावा pKw, क्या ये वाला रिलेशन करना है तो कर सकते हो, वरना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट तो नहीं है, ठीक है। उसके अलावा pKw क्या होता है, -log(Kw) होता है। जैसे pK क्या होता है, -log(K), pKb क्या होता है, -log(Kb). ये सिर्फ उन्हीं के लिए है जिन्होंने चैप्टर डिटेल में पढ़ा हुआ है, अदरवाइज इस एग्जाम डोज को हाथ भी मत लगाना, कुछ समझ नहीं आएगा, ठीक है। pH क्या होता है, -logarithm of H+,
पीओएच क्या होता है, माइनस लोगरिथम ऑफ ओएच नेगेटिव, और पीएच प्लस पीओएच क्या होता है बच्चे 14। ये जो मैंने जितना भी बोला वो सब लिखा हुआ है इसमें, ठीक है। चलिए उसके बाद है, यहां से देखो क्वेश्चन आता है बेटा, आपकी साइड से नेटवर्क इश्यू है, मेरी साइड से कोई नहीं है, ठीक है। पढ़ना एक बार इसको बच्चों, कुछ समझ में आया? पीएच कैलकुलेशन ऑफ डिफरेंट टाइप ऑफ सॉल्यूशन। यस मैम। देखो तनिष्का ने तो देखा हुआ है एग्जाम नोट्स। देखो यहाँ पे मैंने क्या बोल रखा है कि अगर मान लो आपका स्ट्रॉन्ग एसिड है, ध्यान से सुनना, स्ट्रॉन्ग एसिड है, तो अगर आपके स्ट्रॉन्ग एसिड की कंसंट्रेशन 10 की पावर -6 से ज्यादा है, 10 की पावर -2 है, -3 है, -4 है, -5 है, तो जो वाटर से H+ आ रहा है उसकी कंसंट्रेशन आपको नहीं लेनी है। यानी कि सिंपल भाषा में बोलूं तो जो एसिड की कंसंट्रेशन होगी वही आपकी H+ की कंसंट्रेशन होगी पीएच वाले फॉर्मूले में। जस्ट सिंपल एज 10 की पावर -6 से ज्यादा होना चाहिए, ठीक है। अगर कंसंट्रेशन एसिड की लेस देन 10⁻⁻6 हुई, मतलब 10 की पावर -7 हुई है ना, लेकिन 10 की पावर -8 से ज्यादा होनी चाहिए, लाइक 10 की पावर -7, तो उस केस में आप क्या करेंगे बच्चे, जो वाटर से H+ आ रहा है उसको नेग्लेक्ट नहीं कर सकते, ठीक है। बोल रही हूँ 10 की पावर -6, 10 की पावर -7, 10 की पावर -8 अगर कंसंट्रेशन है एसिड की, तो उस केस में आपको वाटर की कंसंट्रेशन नेग्लेक्ट नहीं करनी। तो आपको सपोज मान लो आपकी हाइड्रोनियम आयन एसिड की कंसंट्रेशन है 10 की पावर -6, तो पीएच कैसे निकालोगे बच्चों? पीएच कैसे निकालोगे? जो हाइड्रोनियम आयन की कंसंट्रेशन H+ की कंसंट्रेशन वो आप 10 की पावर -6 प्लस वाटर से कितनी आएगी 10 की पावर -6, पहले इसको सोल्व करोगे, ये आपकी ओवरऑल H+ की कंसंट्रेशन आएगी, फिर आप पीएच के फॉर्मूले में उसको रखोगे। क्या ऐसे क्वेश्चन किए थे आप लोगों ने जिन्होंने ये चैप्टर डिटेल में किया है? यस मैम करे तो करे थे, भूल गए? चलो थर्ड वाला पॉइंट देखो, इफ कंसंट्रेशन इज लेस देन 10 की पावर -8, मान लो 10 की पावर -9 है या 10 की पावर -10 है अप टू सोन, तो उस केस में सारी की सारी जो कंसंट्रेशन है वो पानी की वजह से ही आ रही होगी, मतलब वहां पे एसिड बहुत बहुत कम है, तो उसको नेग्लेक्ट भी कर दोगे चलेगा, तो H+ आयंस कमिंग फ्रॉम वाटर इज कंसिडर्ड ओनली। लेकिन पेपर में जो क्वेश्चन आएगा वो इन दोनों से आएगा, यहाँ से क्वेश्चन नहीं बनता है, ठीक है जी। चलिए उसके बाद बात करते हैं पीएच ऑफ मिक्सचर, ठीक है। मिक्सचर बोले तो मिक्सचर का क्या मतलब है, दो एसिड, ठीक है, दो स्ट्रॉन्ग एसिड का मिक्सचर अगर मिल जाए तो क्या करोगे, तो ये फॉर्मूला लगाओगे। अगर आपको दो एसिड दे रखे हो, सपोज HNO3 दिया हुआ है, HCl दिया हुआ है, और आपको बताना उसका पीएच, तो क्या करेंगे, फॉर्मूला लगा के आएंगे, M1V1 एन फैक्टर प्लस M2V2 एन फैक्टर। अब तो आप लोगों को एन फैक्टर में कोई दिक्कत नहीं आएगी, आपने रिडॉक्स पढ़ लिया, ठीक है, बाय V1 + V2। अगर आपको पीएच निकालना हो स्ट्रॉन्ग बेसिस के केस में, मैं बात कर रही हूँ दो स्ट्रॉन्ग एसिड और दो स्ट्रॉन्ग बेस, वीक की मैं बात नहीं कर रही हूँ, ठीक है, तो आप ये वाला फॉर्मूला लगाएंगे, फिर आप यहाँ से पीओएच निकाल लेंगे, और पीएच प्लस पीओएच किसके बराबर होता है बच्चे, 14 के बराबर होता है। पल्ले पड़ रहा है क्या कर रहे हैं हम, ये भूल गए सारा, पेपर से पहले करवाया था ये चैप्टर आपके टीचर्स ने, हाँ जी, याद आ रहा है या गया साफ? यस मैम, है ना, क्योंकि 1 घंटे में इट्स नॉट पॉसिबल कि 17 दिन का लेक्चर 1 घंटे में कराया जाए, तो जितना मेरे से पॉसिबल हो पा रहा है उतना मैं करवा रही हूँ। इधर उसके बाद है लास्ट, अगर मान लो एक स्ट्रॉन्ग एसिड दिया हो, एक स्ट्रॉन्ग बेस दिया हो, तब क्या करेंगे, तो हमें डिसाइड करना पड़ेगा कि उसमें एसिड ज्यादा है या बेस ज्यादा है, तो आप ये वाला फॉर्मूला लगाएंगे, M1V1 एन फैक्टर माइनस M2V2 एन फैक्टर का मोड लेंगे, मोड, क्योंकि वैल्यू शुड बी पॉजिटिव, वैल्यू शुड बी पॉजिटिव। तो आप देख लेना, अगर OH नेगेटिव की कंसंट्रेशन है तो आपको POH निकाल के पीएच निकालना पड़ेगा, अगर H+ की कंसंट्रेशन ज्यादा है तो पीएच डायरेक्ट निकल जाएगा। तो यहां से क्वेश्चन आते हैं नीट में भर भर के। ओके, अगर मैम मान लो हमारे पास वीक एसिड हुआ तो हम कैसे पीएच निकालेंगे, अरे फिर तो अपने पास सिंपल मेथड है, K = C∝², अल्फा = K/C। जैसे फॉर एन एग्जाम्पल, मैं यहाँ पे एक एग्जाम्पल ले रही हूँ, जैसे मान लो आपके पास है कोई वीक एसिड है, सपोज HA, ठीक है, आपको बोला है कि इसका K आपको ऑलरेडी गिवन है, ठीक है, आपको आपको क्या निकालना है, पीएच निकालना है, तो आपको सारी इक्वेशन ये सब बनाना पड़ेगा,
ठीक है, समझ आई? तो आप क्या फॉर्मूला लगाओगे, अल्फा के बाई सी। के आपको दिया हुआ है, कंसंट्रेशन आपको दी हुई है, क्या यहाँ से अल्फा निकल जाएगा? यस मैम निकल जाएगा। यस कि अल्फा वीक एसिड के लिए डिफाइन होता है बच्चों, लेकिन H प्लस तो H प्लस बाद में बात करेंगे। H प्लस क्या होता है? सी अल्फा। अगर आप जब इसकी इक्वेशन बनाते हैं, बना के दिखाऊं? अभी शायद बना के भी दिखाई थी मैंने, ये देखो इसकी कंसंट्रेशन मान लेते सी है, इसकी 0 है, ठीक है। तो 1 मोल से अल्फा जाता है, तो सी में से कितना जाएगा? सी अल्फा, और जितना ये डिसोसिएट होगा उतना ही बनेगा। तो H प्लस की कंसंट्रेशन कितनी आ गई? सी अल्फा। सी हमारे पास ऑलरेडी गिवन है, अल्फा हमने इस फॉर्मूले से निकाल लिया, और पीएच निकाल लो, खत्म कहानी। ये फिर से बोल रही हूँ, उसी बच्चे को समझ में आएगा जिन्होंने पढ़ रखा है, जिन्होंने नहीं पढ़ रखा उनको समझ में नहीं आएगा। वो तो ऐसा हो रहोगे, पता नहीं भाई मैम ने क्या ही करवा दिया। ठीक है बच्चों, तो थोड़ा सा इसका ध्यान रखना, ठीक है। चलो, उसके बाद है वीक एसिड और स्ट्रॉन्ग एसिड। तो ये कॉमन आयन इफेक्ट है, याद करो कॉमन आयन इफेक्ट क्या होता है ना? कॉमन आयन इफेक्ट क्या होता है? अगर वीक एसिड में मैं स्ट्रॉन्ग एसिड डाल देती हूँ तो कंसंट्रेशन उसी की वजह से हम काउंट करते हैं। वीक एसिड तो बहुत ही ना के बराबर डिसोसिएट होता है, याद आ रहा है? ठीक है, ध्यान रखना है। ये आपको नहीं करना, ये सिर्फ जेई वाले बच्चों के लिए, इसलिए मैंने यहाँ पे स्पेशली मेंशन किया है। उसके बाद हाइड्रोलिसिस ऑफ सोल्ट, हाइड्रोलिसिस ऑफ सोल्ट, ठीक है। तो 3 तरह के सोल्ट हम पढ़ेंगे, वीक एसिड स्ट्रॉन्ग बेस का सोल्ट, वीक बेस स्ट्रॉन्ग एसिड का सोल्ट, वीक एसिड वीक बेस का सोल्ट, ठीक है। ठीक है, तो इस केस में आपको क्या क्या चीजें याद रखनी है? KH की वैल्यू, KH क्या था? KH क्या है? हाइड्रोलिसिस कांस्टेंट, KW/K। मैंने सारे फॉर्मूले एक जगह कंपाइल करके लिख दिए हैं, KW/K। हाइड्रोलिसिस कांस्टेंट क्या होगा? KW/K into C, ठीक है। जो वीक होता है वो डिनोमिनेटर में आता है, ऐसे याद रख सकते हो। जो वीक होता है वो डिनोमिनेटर में आता है। उसके बाद पीएच का फॉर्मूला कैसे करेंगे? ये लिखा हुआ, हाफ इंटू PKW प्लस log C प्लस PK। क्या आपने इसको अपने तरीके से याद किया हुआ है? क्योंकि पेपर में यहां से आता है बच्चों, PKW प्लस log C प्लस PK। वीक बेस और स्ट्रॉन्ग एसिड के ये फॉर्मूले होते हैं। दिख रहा है सबको? एक बार झलक मार लो, नजर मार लो, क्या है ये? फॉर्मूले हैं बेटा, हाइड्रोलिसिस ऑफ सोल्ट से चैप्टर पढ़ा था तो ही समझ में आएगा। नहीं मैम, आप तो नहीं बोल रहे मैम, वो एक लिंक आई है ना हैकर की। क्या हुआ बेटा, फिर बोलो सुभिक्षा। मैम एक लिंक आई है मैम, आप देखो उसको। अच्छा, ये वाला देखो, सोल्ट ऑफ ए वीक एसिड एंड वीक बेस। ये फॉर्मूले याद आ रहे हैं? ऐसे कुछ पढ़े थे, KH इज इक्वल टू KW/Ka इंटू KB, PH इज इक्वल टू हाफ इंटू PKW प्लस PK माइनस PKB। याद आ रहा है? नहीं आ रहा, आप लोगों ने नहीं पढ़ा ये चैप्टर, कल क्या टेस्ट में आप लोग। उसके बाद है बफर सॉल्यूशन। बफर सॉल्यूशन में क्या होता है? क्या होता है? मिक्सचर ऑफ वीक एसिड और उसका सोल्ट, स्ट्रॉन्ग बेस का। एसिडिक बफर पढ़ना है और बेसिक बफर। ध्यान रखना, यहाँ पे बच्चे बहुत कंफ्यूज होते हैं क्योंकि कई बार इसमें सोल्ट हाइड्रोलिसिस का भी फॉर्मूला लग जाता है। तो आपको ध्यान रखना है, जो आपको इक्वेशन दे रखी होगी उसमें आपको चेक करना है कि इक्वेशन में जब आप उसको सॉल्व करेंगे तो वहां पे वीक एसिड और सोल्ट की कंसंट्रेशन बचनी चाहिए, अदरवाइज वो बफर सॉल्यूशन का एग्जांपल नहीं होगा। बिकॉज बेसिक डेफिनेशन ही यही है कि एसिडिक बफर इज व्हाट? वीक एसिड एंड उसका सोल्ट विद स्ट्रॉन्ग बेस। तो ठीक है, पीएच का फॉर्मूला था PK प्लस log सोल्ट बाय एसिड। सोल्ट यहाँ पे कंजुगेट बेस होता है एसिड का। बात करनी है तो क्लास से जा सकते हो बच्चों, ठीक है। और POH क्या होगा? PKB प्लस log सोल्ट बाय बेस, ठीक है। बफर कैपेसिटी करना चाहते हो तो कर लो, वरना यू कैन लीव इट। उसके बाद यहाँ से क्वेश्चन आता है सोल्युबिलिटी प्रोडक्ट से। मैम बायोलॉजी की क्लास स्टार्ट हो गई। 8:15 बजे थी क्या? 8:30 है ना क्लास, तो अभी स्टार्ट होगी बच्चों, ठीक है। तो सोल्युबिलिटी प्रोडक्ट आप किसके लिए निकालेंगे? क्या बोलते हैं, स्पेरिंगली सोल्यूबल सोल्ट के लिए, जो पानी में अच्छे से डिसोल्व नहीं होता। प्लीज बातचीत नहीं करोगे यहाँ पे, ठीक है। ओके, तो सोल्युबिलिटी प्रोडक्ट वाला आप प्लीज पढ़ लेना, बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर मैं बोलूं, अगर मैंने जो यहाँ पे आयनिक इक्विलिब्रियम के क्वेश्चंस लिए थे वो सोल्युबिलिटी प्रोडक्ट से ही लिए थे, क्योंकि ये सुपर डुपर से भी ऊपर है ये वाला टॉपिक। और अगर आप नीट के PYQs देखेंगे तो सबसे सुपर डुपर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आपको KSP लिखना आना चाहिए कि KSP कैसे लिखेंगे। ये सिंपल वही है, जैसे आप इक्विलिब्रियम कांस्टेंट लिखते हो ना, बिल्कुल सेम वही है, बिल्कुल सेम।
ठीक है, आपको AB टाइप के सोल्ट के लिए KSP लिखना आना चाहिए, AB2 A2B टाइप के लिए AB3 या A3B या A2B3 सोल्ट, कुछ भी दे सकते हैं आपको, ये आपको पता होना चाहिए। कॉमन आयन का क्या इफेक्ट पड़ता है, सोलबिलिटी पे डिक्रीज हो जाती है, ये आप लोगों को आइडिया होना चाहिए। अगर आयनिक प्रोडक्ट KSP से ज्यादा होता है तो प्रेसिपिटेट बनते हैं, अगर सोलबिलिटी प्रोडक्ट ज्यादा होता है तो प्रेसिपिटेट नहीं बनते हैं, ठीक है। अच्छा, एक ये वाला फॉर्मूला भी है, मैंने शायद ये आयनिक इक्विलिब्रियम का, क्योंकि ये एग्जाम डोज है, लेकिन एक बार मैं आपको बता देती हूँ यहाँ पे। अभी नहीं किया है, पता है बेटा, बच्चे बोल रहे हैं तो कोई बात नहीं, नहीं किया तो कैसे ही समझ में आएगा। ये वाला फॉर्मूला याद है आप लोगों को? यस मैम। याद है? ये सुपर डुपर इंपॉर्टेंट है, नीट 2023 में यहाँ से क्वेश्चन आया था, अगर आपने पेपर देखा होगा तो आपको पता होगा। डेल्टा जी इज योर गिब्स फ्री एनर्जी, ठीक है, आर इज योर गैस कांस्टेंट, टी टेम्परेचर, के क्यू इज इक्वल टू इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, ठीक है। अब इस चैप्टर को देखो करोगे कैसे, अब मेरी बात सुनो ध्यान से। इस चैप्टर को करना कैसे है, अगर किसी ने ये चैप्टर पढ़ा हुआ है, केमिकल और आयनिक बहुत अच्छे से किया हुआ है, बहुत अच्छे से, तो आपको कुछ नहीं करना, जस्ट मेरा एग्जाम डोज पढ़ना है आयनिक इक्विलिब्रियम का, और PYQs लगा के जाने हैं, किसके, नीट के। अगर नहीं लगाने तो मेरा एग्जाम डोज और जो ये मैंने आज क्वेश्चंस दिए हैं बस ये कर लो, क्योंकि इतना टाइम भी नहीं रह गया, ठीक है। अगर जिन्होंने ये चैप्टर नहीं पढ़ा तो वो बच्चा बिना चैप्टर पढ़े, उसको ये जो चीजें आज मैंने पढ़ाई, मतलब ये फटाफट जो मैंने रिवाइज करवाई हैं चीजें, वो समझ में नहीं आएंगी, तो उसके लिए आपको पहले पढ़ना जरूरी है, ठीक है। और दूसरी बात, अगर मान लो आपने फिजिक्स और बायो का टॉपिक किया हुआ है तो आप ये नहीं कि कल टेस्ट नहीं देंगे कि हमें तो केमिस्ट्री का नहीं आता है, कोई दिक्कत नहीं है। अगर आपको बायो और फिजिक्स का आता है, अगर आपके स्कूल में वो सिलेबस हो रखा है और रिवीजन क्लास भी आपकी अच्छी गई, तो आप सिर्फ वही जो है अटेम्प्ट करेंगे। केमिस्ट्री का नहीं आता है तो छोड़ दोगे, ऐसा नहीं है कि टेस्ट ही नहीं दोगे, ऐसा नहीं करना आप लोगों को, ठीक है। और जिन्होंने करा हुआ है वो तो अच्छे से करेंगे ही करेंगे, और अपने जो मार्क्स हैं उनका स्क्रीनशॉट केमिस्ट्री का मेरे साथ शेयर करेंगे, ठीक है। और जो बच्चे नए आए हैं, थोड़ा सा मैं बता दूं उनको,